जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वर्ष 2020 के जो सबसे महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न हैं उन सभी की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में ये हमारा भाग 5 है। इससे पहले के जो वीडियो हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, तो अगर आप चाहें तो वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे कि पीका लैंडमार्क यहां पर नोकिया कंपनी के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। नोकिया कंपनी की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि यह फिनलैंड की कंपनी है और पीका लैंडमार्क ने भारतीय मूल के राजीव सूरी का स्थान लिया है। तो ध्यान रखेंगे आप, पीका लैंडमार्क नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं नोकिया कंपनी के। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो यहां पर चुना गया है डैरेन तांग को। किसे? डैरेन तांग को यहां पर चुना गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि फ्रांसिस गरी का इन्होंने स्थान लिया। सिंगापुर के हैं डैरेन तांग और बीपो की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है टी.एस. तिरुमूर्ति जी की। किसकी? टी.एस. तिरुमूर्ति जी की नियुक्ति हुई है और इन्होंने स्थान लिया है सैयद अकबरुद्दीन जी का। किसका? सैयद अकबरुद्दीन जी का स्थान लिया है। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। टी.एस. तिरुमूर्ति जी नए प्रतिनिधि बन गए हैं और स्थान इन्होंने लिया है सैयद अकबरुद्दीन जी का। अगला प्रश्न है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो यहां पर चुना गया है शोभना नरसिम्हन को। किसे? शोभना नरसिम्हन को यहां पर अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू समुदाय के पायलट कौन बने? तो यहां पर पहले हिंदू समुदाय के पायलट बन गए हैं राहुल देव। कौन? राहुल देव यहां पर पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू समुदाय के पायलट बने हैं। तो बस इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। और पिछले साल पहली हिंदू न्यायाधीश कौन बनी थी? तो ये बनी थी सुमन कुमारी। तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है कार्मेन रेनहार्ट की। किसकी? कार्मेन रेनहार्ट की यहां पर नियुक्ति हुई है और इन्होंने स्थान किसका लिया? तो इन्होंने स्थान लिया पिनेलोपी कौजिनोव गोल्डबर्ग का। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि विश्व बैंक समूह की नई चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्मेन रेनहार्ट को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है चंदर सुता डोगरा ने। किसने? चंदर सुता डोगरा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रा सुता डोगरा ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मिशन इन एक्शन। तो 1965 और 1971 में जो हम लोगों ने पाकिस्तान से युद्ध किया था, उस युद्ध के दौरान जो हमारे सैनिक शहीद हो गए थे उनके ऊपर यह पुस्तक आधारित है। अगली पुस्तक है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर। तो ये पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने। कौन? मोंटेक सिंह आहलूवालिया के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ये हमारे प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। तो याद रखिएगा, बैक स्टेज नाम की पुस्तक मोंटेक सिंह आहलूवालिया जी ने लिखी है। अगली पुस्तक है द डेथ ऑफ जीसस। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी पुस्तक है इसे लिखा है जे.एम. कोएट जी ने। किसने? जे.एम. कोएट जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और अगर हम लोग जे.एम. कोएट जी की बात करते हैं तो 2003 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य के क्षेत्र में। इनके द्वारा कुल 3 पुस्तकों की एक सीरीज थी और इसी सीरीज की ये थी हमारी आखिरी पुस्तक। तो इससे पहले इन्होंने लिखा था द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, द स्कूल डेज ऑफ जीसस और उसके बाद में इन्होंने लिखा द डेथ ऑफ जीसस। तो पुस्तक के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जे.एम. कोएट जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, और ये हाल ही में परीक्षा में पूछी भी गई है।
द आर्ट ऑफ हर्डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रंप, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं मिलानिया ट्रंप, इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है और इसे लिखा है मैरी जॉर्डन ने। किसने? मैरी जॉर्डन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, द आर्ट ऑफ हर्डील नाम की पुस्तक मैरी जॉर्डन ने लिखी है और ये मिलानिया ट्रंप के जीवन पर आधारित है। अगली पुस्तक है मेमोइर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इनका नाम है जिम कैरी। किसने? जिम कैरी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मेमोइर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। अगली पुस्तक है द विजयनॉट सीरीज सीजन 1 और ये पुस्तक भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पुस्तक है वह लिखी है बिजले किंग ने और ये बास्केटबॉल के बहुत ही महान खिलाड़ी जिनका नाम है कोबे ब्रायंट, तो इन्हीं के जीवन पर आधारित है। और कोबे ब्रायंट का नाम आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि इसी वर्ष इनकी डेथ हुई थी। ब्लैक माम्बा के नाम से इनको जाना जाता था और इन्हीं के ऊपर पुस्तक लिखी है बिजले किंग ने। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पुस्तक का कवर पेज। नाम इसका है द विजयनॉट सीरीज और इसे लिखा है बिजले किंग ने। अगली पुस्तक है सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो ये जो हमारी पुस्तक है इसे लिखा है बी कृष्णा स्वामी ने। किसने? बी कृष्णा स्वामी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये हमारे तेलंगाना राज्य की जो विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की पीवी सिंधु, इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता अमेरिका की सोफिया केनिन ने। किसने? सोफिया केनिन ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम पुरस्कार को जीता और इसी वर्ष इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। तो फिलहाल के लिए आप यह ध्यान रखेंगे कि इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था इसके महिला एकल का खिताब जीता सोफिया केनिन ने। वहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो पुरुष एकल का खिताब था वह किसने जीता, तो ये जीता था ऑल टाइम फेवरेट नोवाक जोकोविच ने। किसने? सर्बिया के हमारे टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता था। हराया किसको था इन्होंने? तो इन्होंने हराया था डोमिनिक थियम को जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है 7वें अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने ये विश्व कप जीता। हराया किसने ऑस्ट्रेलिया को? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश भारत को हराया था और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम का ये 5वां T20 खिताब था जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में ही इसका आयोजन किया गया और इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की जो बेथ मूनी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए और इसीलिए वे प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया? तो मेगन स्कट ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट लिया था। अगला प्रश्न है हीरो आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब है इसे जीत लिया है मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने। किसने? मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने यह पुरस्कार जीता है। और ध्यान रखिएगा, इसने हराया यहाँ पर आइजोल फुटबॉल क्लब को। किसे? आइजोल फुटबॉल क्लब को हरा करके इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। वैसे अगर हम लोग हीरो आई लीग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डेम्पो फुटबॉल क्लब ने इसे 3 बार जीता है। अगला प्रश्न है 86वें रणजी ट्रॉफी 2019-20 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो 2019-20 का जो खिताब है इसे जीता सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने यहाँ पर जीता और इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने हराया था बंगाल को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और रणजी ट्रॉफी जो 2019-20 वाली थी इसकी खास बात यह थी कि चंडीगढ़ यहाँ पर पहली बार शामिल हुई थी। कौन? चंडीगढ़ पहली बार शामिल हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीता है तो वह आपकी मुंबई की टीम है। मुंबई की टीम ने कुल मिलाकर के 41 बार इसका खिताब जीता है। अगला प्रश्न है इंडियन सुपर लीग 2019-20 फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है वह किस टीम ने जीता? तो ये जो खिताब है इसे जीता एटलेटिको डी कोलकाता ने, जिसे हम लोग एटी के फुटबॉल क्लब के नाम से जानते हैं। तो ये जो फाइनल मुकाबला है वह आपके गोवा में खेला गया और यहाँ पर एटीके ने चेन्नईयन फुटबॉल क्लब को हरा दिया। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि एटीके फुटबॉल क्लब ने तीसरी बार यहाँ पर इंडियन सुपर लीग 2019-20 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है ओसू विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये प्रश्न मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ की थी पूनम खत्री जो कि इसमें रजत पदक जीती थी पिछले साल, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था ईरान की मरियम।
तो इनके ऊपर डोप टेस्ट के आरोप लगे, जिसमें इनका जो परीक्षण है वह सफल पाया गया और इसी के कारण हमारे देश की जो पूनम खत्री हैं जिन्होंने रजत पदक जीता था उनको स्वर्ण पदक दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूनम खत्री ऊसु विश्व चैंपियन 2019 की विजेता हुई। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये खिताब जीता जापान की नाओमी ओसाका ने। किसने? जापान की नाओमी ओसाका ने ये खिताब जीता है। हराया किसको इन्होंने? तो बेलारूस की हैं विक्टोरिया अजारेंका, जिनको हरा करके जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब जीता है। अब महिला एकल की बात हुई है तो आपको पुरुष एकल के बारे में भी ध्यान रखना है। तो पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीत लिया डोमिनिक थियम ने। किसने? डोमिनिक थीम ने ये पुरस्कार जीता है। ये हमारे ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हरा दिया अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। किसे? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को इन्होंने हराया है। खास इनकी जीत इसलिए रह गई क्योंकि 2014 के बाद जो हमारे टेनिस के पुरुषों की श्रेणी में 3 महान खिलाड़ी हैं, यानी कि राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर, इनके बाद में कोई अन्य व्यक्ति पहली बार ये पुरस्कार जीता है, यानी कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। नहीं तो यही तीनों लोग हमेशा जीतते थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्रीय सशस्त्र बल ने 2020 को गतिशीलता का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है CISF ने। किसने? CISF के द्वारा ये घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि CISF के द्वारा 2020 को गतिशीलता के वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट ने INS विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग की। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तेजस। क्या नाम है? तेजस इस विमान का नाम है। तो हमारे देश में वर्तमान में एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य और ये हमारा था अरब सागर में, जहां पर इसके ऊपर से तेजस नाम का जो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है इसने उड़ान भरी थी। अगला प्रश्न है, DRDO के अनुसार भारत का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रांत, ये किस वर्ष तक निर्मित हो जाएगा? अब यहाँ पर मैंने पहला शब्द क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो हमारा INS विक्रांत है ये पूरी तरीके से इंडिजीनस है, यानी कि भारत स्वयं इसे डेवलप कर रहा है। तो 2021 में या 2022 की शुरुआत में ये बन करके तैयार हो जाएगा और उसके बाद में ये हमारी नौसेना को अपनी सेवाएं देना शुरू करेगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि कोचीन शिपयार्ड बिल्डर्स के द्वारा INS विक्रांत का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर किसकी नियुक्ति हुई है? यहाँ पर नियुक्ति हुई है AP माहेश्वरी जी की। किसकी? AP माहेश्वरी जी की नियुक्ति हुई और इन्होंने स्थान लिया राजीव राय भटनागर का। अगला प्रश्न है, ICGS एनी बेसेंट और ICS अमृत कौर को भारत के किस शहर के तट पर तैनात किया गया? तो ये जो दोनों हमारे शिप हैं इनको तैनात किया गया कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में इनको तैनात किया गया। और आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी शिप हैं इनका निर्माण किया कोलकाता की एक कंपनी जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। इसके द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। कुल मिलाकर के 5 फास्ट पेट्रोल वेसल का निर्माण किया जाना था, जिसमें से आपकी दूसरी और तीसरी हैं ICGS एनी बेसेंट और ICGS अमृत कौर। सबसे पहली कौन सी है? तो पहली यहाँ पर ICGS राजश्री। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, वो राजश्री पान मसाला नहीं है, ये राजश्री नाम यहाँ पर रखा गया है ICGS शिप का। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में K9 वज्रतोप का अनावरण किया है? तो ये जो हमारा K9 वज्रतोप है इसका अनावरण किया गया गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में इसका अनावरण किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि जो गुजरात में हमारी लार्सन एंड टोब्रो नाम की कंपनी है इसको कुल मिलाकर के 100 तोप बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है और इसी दौरान इन्होंने जब अपना 51वां तोप बनाया तो उसी का अनावरण किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो आप ध्यान रखेंगे कि लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और ये जो हमारी तोप है इसकी रेंज होगी 40 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश कौन बना? तो सबसे बड़ा देश बन गया है यहाँ पर चीन। कौन? चीन सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश बन गया है।
सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा यहाँ पर है अमेरिका। अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पर होता था रसिया, लेकिन अब रसिया को यहाँ पर पीछे छोड़ करके चीन आ गया है दूसरे स्थान पे। वहीं पर आप ये ध्यान रखेंगे कि अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस नाम से दुनिया का सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर विकसित किया? तो ये जो सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर है, इसका नाम रखा गया है पार्थ। क्या नाम है? पार्थ इसका नाम रखा गया है। और आप ये ध्यान रखेंगे कि डिफेंस एक्सपो जो इस बार का हुआ था लखनऊ में, उस दौरान इसकी प्रदर्शनी आयोजित की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि 400 मीटर की दूरी से अगर कोई गोली फायर करना चाहता है तो उसे ये गन शॉट लोकेटर लोकेट कर सकता है। ये आप देख सकते हैं, इसका नाम है पार्थ। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के किस विमान में पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का उपयोग किया गया? तो ये जो स्वदेशी जेट जैव ईंधन है, इसका उपयोग किया गया AN-32 में। किसमें? AN-32 में इसका उपयोग किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ें याद रखनी है कि AN-32 में इसका उपयोग किया गया, ये हमारा पहला स्वदेशी जेट जैव ईंधन वाला विमान था और विमान ने लेह हवाई अड्डे पर लैंडिंग की थी। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में बर्ड व्यवहार श्रेणी में यानी कि वर्ल्ड बिहेवियर कैटेगरी में वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है संबत सुब्बैया को। किसे? संबत सुब्बैया को ये पुरस्कार मिला है। तो कुल मिलाकर के 2 कैटेगरी में यहाँ पर पुरस्कार मिला। तो एक तो मिला है हमारे यहाँ के जो ऐश्वर्या श्रीधर हैं, इनको मिला इनकी फोटो लाइट्स ऑफ पैशन के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार दिया गया संबत सुब्बैया को। दिया किसने? तो लंदन का जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 की। तो ये पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 से अधिक परीक्षा में ये पुरस्कार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे केरल को ये पुरस्कार मिला था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो केरल सरकार ने ये घोषणा की थी कि उनके यहाँ का जो टूरिज्म है, यानी कि अपने यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो भी इनके पर्यटन स्थल हैं उसको ये लोग 2021 तक दिव्यांगों के अनुकूल बना देंगे, यानी कि जो भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं वे इसमें आसानी से पहुंच सकते हैं, यानी कि इन स्थानों को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 दिया गया केरल को। अगला प्रश्न है कि टाइलर पुरस्कार किसे मिला है 2020 के लिए? तो ये पुरस्कार मिला 2 लोगों को, एक तो है ग्रेचन डेली, दूसरे हैं पवन सुखदेव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि ग्रेचन डेली और पवन सुखदेव करेक्ट होगा। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्य के लिए ये पुरस्कार मिला है, और पुरस्कार मिला किसे? तो ग्रेचन डेली और पवन सुखदेव को। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में किसे एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? तो ये चुना गया है शक्तिकांत दास को। किसे? शक्तिकांत दास को यहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। पुरस्कार किसने दिया? तो ये पुरस्कार दिया है बैंकर मैगजीन ने। वहीं पर अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए जो हमारा वैश्विक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वह किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला था सर्बिया का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर जोको वेंका तबकोवी को। किसे? जोर्गो वेंका तबकोवी को ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, ये भी परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि 52वें अकादमी अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला पैरासाइट मूवी को। किसे? पैरासाइट मूवी को यह पुरस्कार मिला। और इस बार का ये जो पुरस्कार है वह इतना खास क्यों था? क्योंकि जो हमारे ऑस्कर अवार्ड होते हैं उनके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी ऐसी मूवी को पुरस्कार मिला है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं थी। पैरासाइट मूवी की बात करते हैं तो ये हमारी साउथ कोरियन लैंग्वेज में थी, यानी कि कोरियन लैंग्वेज में थी, और इसे ये पुरस्कार मिला है। इसके डायरेक्टर का नाम भी आपको ध्यान रखना है, बोंग जून हो इसके डायरेक्टर हैं। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि पैरासाइट मूवी को कुल मिलाकर के 4 पुरस्कार दिए गए।
वहीं पर जो अभिनेता जोकिन फिनिक्स हैं उनको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और रेनी जेल्वेकर को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑस्कर पुरस्कारों के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो चाहें सर्च करके आप देख सकते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट में आप ये बताइएगा कि इस वर्ष हमारे यहाँ से कौन सी दो फिल्म दो अलग अलग कैटेगरियों में 2021 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई है, ये आपके नीचे कमेंट में बताने हैं। फरवरी 2020 में प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो डैन डेविड पुरस्कार है ये जीता गीता सेन ने। किसने? गीता सेन ने ये पुरस्कार जीता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि तेल अवीव विश्वविद्यालय की जो डैन डेविड फाउंडेशन है उसके द्वारा 3 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो गीता सेन जो कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं, इसको यहाँ पर डैन डेविड पुरस्कार 2020 दिया गया। अगला प्रश्न है जो कि ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। फरवरी 2020 में किसे EY यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है किरण मजूमदार शॉ। कौन है? किरण मजूमदार शॉ भारत की तीसरी सबसे धनी महिला है किरण मजूमदार शॉ, और इनका जो व्यक्तित्व है वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक भी है क्योंकि ये सेल्फ मेड बिलियनियर है, यानी कि ये अपनी पैतृक संपत्ति से अरबपति नहीं बनी है, स्वयं की बनाई हुई संपत्ति से ये भारत की अरबपति महिला है। तो ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार मिला है किरण मजूमदार शॉ को। बायोकॉन नाम की जो कंपनी है उसकी ये संस्थापक हैं, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष और MD भी हैं, और इन्हीं को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2020 मिला है। वहीं पर इससे पहले किरण मजूमदार शॉ को ICMR जो हमारे यहाँ पर है उसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नाम का जो पुरस्कार है वह ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा किरण मजूमदार शॉ को ये सारे पुरस्कार मिले हैं। अगला प्रश्न है मिलन नौसेना अभ्यास जो कि प्रस्तावित किया गया था 2020 में, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था सिनर्जी अक्रॉस सीज। विशाखापट्टनम में ये प्रस्तावित था, हालांकि कोविड-19 के कारण ये हो नहीं पाया, लेकिन आपको इसके थीम के बारे में जरूर याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान किस देश के साथ मिलकर के समुद्र संरक्षक 2020 नामक नौसेना अभ्यास को किया है? तो ये अभ्यास इन्होंने किया चीन के साथ में। किसके साथ में? चीन के साथ में अरब सागर में ये अभ्यास किया गया। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो चीन और पाकिस्तान अन्य अभ्यास भी करते हैं, जिनमें से एक आपका है वॉरियर, दूसरा आपका है शाहीन। तो इन अभ्यासों के बारे में आपको जरूर याद रखना है क्योंकि दोनों हमारे परम शत्रु देश हैं। 16 जनवरी 2020 से भारतीय तटरक्षक दल ने किस देश के साथ में सहयोग काजिन नामक अभ्यास किया? तो सहयोग काजिन नाम का जो अभ्यास है ये हमने किया जापान से। किसने? जापान देश से ये हमने अभ्यास किया था। हुआ कहाँ पर था? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति नाम का जो सैन्य अभ्यास है इसके 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये जो 9वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया मेघालय में। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि संप्रीति नाम का जो अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है और इस वर्ष इसका आयोजन मेघालय में किया गया। वहीं पर अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं तो इनके साथ में हम 2 अभ्यास और करते हैं। एक तो हमारा है मैनामती मैत्री, दूसरा हमारा है बोंगो सागर। तो ये दोनों अभ्यास भी हम करते हैं बांग्लादेश के साथ में। अच्छा, आज वीडियो में आप नीचे बताइएगा कि क्या वीडियो की स्पीड ज़्यादा रहती है। देखिए मैं वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट को यहाँ पर बताता हूँ जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बाकी सारे पॉइंट को मैं स्किप कर देता हूँ। क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आपके मल्टी डायमेंशनल होते हैं, यानी कि वहाँ पर क्वेश्चन का जो मेन पार्ट होता है उसके अलावा कुछ साइड वाले पार्ट भी आपको ध्यान रखने होते हैं। तो उसी के अनुसार मैं चीज़ों को यहाँ पर बताता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत और अन्य किस देश के बीच अजय वॉरियर नाम का जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया? तो ये अभ्यास होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इस वर्ष का जो ये अभ्यास था ये आपके सेलिसबरी प्लेन्स में आयोजित किया गया। वैसे अगर हम लोग यूनाइटेड किंगडम्स की बात करते हैं तो इसके साथ में हम लोग कोंकण नाम का अभ्यास भी करते हैं। कौन सा? कोंकण नाम का। और इंद्रधनुष नाम का जो अभ्यास है वह भी हम यूके के साथ में करते हैं।
अच्छा, इंद्रधनुष वाला अभ्यास तो आ ही गया प्रश्न में ही आपके सामने। तो ये भी हम लोग करते हैं यूके के साथ में। और इस वर्ष जो ये अभ्यास है वह उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरवेस में किया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरवेस में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रहा 84th पोजीशन पे। किस पे? 84वें स्थान पे रहा अपना देश भारत। जारी कौन करता है रिपोर्ट? तो ये जारी करता है हेनले एंड पार्टनर। इससे पहले जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें भारत था 82वें स्थान पे, यानी कि अब ये पहुंच गया 84वें स्थान पे। रिपोर्ट की बात करते हैं तो जापान रहा पहले, सिंगापुर रहा दूसरे और जर्मनी इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। वहीं पर अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे रहा है। तो सबसे निचला वाला वैसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो हमारा जो देश है भारत वो रहा है 76वें स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। भारत इसमें रहा 76वें स्थान पे। इससे पहले भारत इसमें किस स्थान पे रहा था वह मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष डेनमार्क रहा था पहले, फिनलैंड रहा दूसरे और स्वीडन इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, विश्व इस्पात संघ के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कच्चे स्टील के निर्माण में किस स्थान पर है? तो कच्चे स्टील के उत्पादन में भारत यहाँ पर पहुँच गया है दूसरे स्थान पर। किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे भारत पहुँचा है। और पीछे इसने किसको किया? तो जापान को पीछे छोड़ करके ये दूसरे स्थान पे पहुँचा है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं कच्चे स्टील के उत्पादन में जो टॉप कंट्री है उसका नाम है चीन। कौन? चीन यहाँ पर है पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, केबल डॉट को डॉट यू के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है? तो सबसे सस्ता मोबाइल डेटा है हमारे देश भारत में। कहाँ पर? हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा सस्ता मोबाइल डेटा है। वहीं पर परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया था कि सबसे महंगा कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे में सबसे महंगा मोबाइल का डेटा है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस संगठन के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर नामक रिपोर्ट को जारी किया गया? तो ये रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड। कौन? अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अंकटाड की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमारे देश को सबसे ज़्यादा एफडीआई जो मिलता है उस सूची में हमारा देश है 8वें स्थान पे। यानी कि रिपोर्ट में दुनिया के किस देश को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिलता है उनकी सूची को बताया गया। और इस रिपोर्ट में भारत हमारा शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा। इसको सबसे ज़्यादा एफडीआई मिलती है 8वें नंबर पर और अमेरिका को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिलती है पहले नंबर पर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे अंकटाड की बात करते हैं तो मुख्यालय जिनीवा में है। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं मुकेशा कितुई। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान रुझान पहल यानी कि वर्स्ट नहीं है यार, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है शीर्ष स्थान पर श्रीलंका। और ये प्रश्न ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो बस सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि जो विश्व स्तनपान रुझान पहल की रिपोर्ट आई थी इसमें पहले स्थान पर रहा था श्रीलंका। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऑलरेडी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि लोकतंत्र सूचकांक जो 2020 वाला आया इसमें हमारा देश कौन स्थान पे था? तो भारत यहाँ पर रहा था 51वें स्थान पे। किस पे? 51वें स्थान पे भारत रहा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो रिपोर्ट जारी करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। तो रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमारे यहाँ पर जो हमारा देश जो भारत है वह पिछले साल रहा था 41वें स्थान पे, लेकिन यहाँ पर हो गई टू मच डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये पहुँच गया 51वें स्थान पे। नॉर्वे पहले स्थान पे रहा, आइसलैंड रहा दूसरे और स्वीडन यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनवरी 2020 में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत यहाँ पर रहा है 72वें स्थान पर। किस स्थान पे? 72वें स्थान पे रहा अपना देश भारत। तो इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल के द्वारा
गूगल और एडोको के साथ में मिलकर के रिपोर्ट को जारी किया गया। भारत यहाँ पर रहा 72वें स्थान पे, स्विट्जरलैंड रहा पहले स्थान पे, अमेरिका रहा दूसरे और सिंगापुर रहा तीसरे स्थान पर। तो इस तरीके से हमने जो आपके पार्ट 5 था इसके सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आई होप सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, नहीं अच्छे लगे होंगे तब भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे आप लोग कड़वी दवाई पीते हैं उसी प्रकार से इन वीडियो को देखा करिए और इसका जो लिंक है वह आपको मिल जाएगा kvguruji.in के ऊपर। तो अगर आप लोग चाहें तो वहां से इसके लेख को पढ़ सकते हैं। अब आप लोग बार बार पीडीएफ की डिमांड करते हैं तो जो आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं ठीक वही सुविधा आपको वेबसाइट के ऊपर मिलती है। और अगर आप लोग सच में पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप आराम से जाकर के वेबसाइट से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो परीक्षा में आपको पढ़ के लिखना होता है, पीडीएफ इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से जाकर के आप वेबसाइट के ऊपर पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।